सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में भी लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल अभी नज़दीक आते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 4 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं नंबर सिस्टम में, जिसमें हम अलग अलग टाइप के नंबर्स की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं साथ में। तो आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और शायद ये आज हमारा इसका लास्ट सेशन हो जाएगा। इसमें हम सभी टाइप के नंबर्स जो भी होते हैं वो कवर कर लेंगे आज, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं फिर आगे की ओर, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स में जो आते हैं हमारे, वो आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, तो देखिए आपने प्राइम के बारे में जानकारी ले चुके हैं, आप ट्विन प्राइम के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो आज हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स, या फिर हम इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिलेटिवली प्राइम, है ना। क्या? रिलेटिवली प्राइम। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इन नंबर्स को कहते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं को प्राइम नंबर्स। तो मान लेते हैं कि आपके किसी मित्र ने आपको एक नंबर दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए कि भाई 14 आपको दिया है, 14 कि बताइए कि क्या 14 एक को प्राइम नंबर है। तो बच्चों आपको जवाब देना है कि यह क्वेश्चन ही गलत है। जिससे पूछा जा रहा है उसने कह दिया कि क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका कुछ न कुछ कारण होगा। कारण यह है बच्चों कि यह है को प्राइम नंबर्स, है ना। तो इसमें कम से कम आपको 2 संख्याएं दी होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 numbers should be given to you to decide if they are co-prime or not। तो कम से कम 2 संख्या हो। तो एक संख्या के बारे में we cannot say anything about a single number whether it is co-prime or not, so at least 2 numbers should be there to decide if they are co-prime or not। तो dear students, तो आपको फिर एक नंबर और दे दिया गया कि 15, क्या बताइए अब 14 15, अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं 14 एंड 15। तो अब हमें देखना है 14 और 15 को प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो 14 के हो जाएंगे 1 2 7 14, और 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों 1 3 5 15। तो देखो बच्चों इसमें आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा होगा, और वो कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो कॉमन फैक्टर है प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो है 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो कॉमन फैक्टर 1। देखिए ये 14 में भी है और 15 में भी है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक ही फैक्टर कॉमन होगा और वो खुद 1 होगा, तो ऐसी संख्याएं हम उनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल और अगर हम यहाँ पे लेना चाहें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2021, 20 और 21। सो देखो बच्चों इसमें 20 के फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5 10 20। तो अब देखिए 21 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 3 7
21। तो बच्चों इसमें भी आप ध्यान से देखिए, तो इसमें भी आपको एक ही कॉमन फैक्टर नजर आ रहा होगा, वो भी खुद 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक ही फैक्टर कॉमन हो और वो कॉमन फैक्टर खुद 1 हो, तो ऐसी संख्याएं जो है हम उनको कोप्राइम नंबर्स कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, चलो हमने बेसिक तो इसके बारे में जान लिया कि भाई कोप्राइम नंबर्स कहते किसको हैं। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई भी दो नंबर आपको दे दो और सब उनको जो है आप फैक्टराइज करने बैठ जाएंगे। तो इसमें एक दो कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी, प्राइम नंबर्स की। तो प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो जैसे ये मैंने 14 15 दो नंबर लिए, ये दोनों क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स है ना। भाई 14 के बाद 15 ही आएगा, तो इसलिए इनको हम कंजिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। और ऐसे 20 और 21, ठीक है, 20 21 भी कैसे हैं, ये भी कंजिक्यूटिव नंबर्स है, 20 के बाद 21 ही आएगा। तो यहां से हम एक, इस प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे, कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर्स जो है वो हमेशा कोप्राइम कोप्राइम होंगे ही होंगे। तो इसके लिए ये फैक्टर जो मैंने करके दिखाए हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने दिखाए हैं, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई बताइए 9 10 क्या ये कोप्राइम होगा, तो इसमें आपको फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंजिक्यूटिव दो नंबर्स हैं, जैसे 9 10 पूछा गया है, तो डेफिनेटली दे आर कोप्राइम नंबर्स। क्योंकि अगर आप फैक्टराइज भी करेंगे तो भी आपको एक ही फैक्टर कॉमन मिलेगा, वो भी खुद 1 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एनी टू, लेकिन उससे पहले मैं इसके एक बार डेफिनेशन भी लिखना चाहता हूं प्यारे बच्चों। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम, या फिर क्या कह सकते हैं उनको, रिलेटिवली रिलेटिवली प्राइम। टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स if they have no common factor अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए ये जो ऊपर हमने सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जो हमारे पास दो पेयर है 14 15 और 20 21 में, तो इनका अगर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, इसका मतलब दोनों में वो कॉमन होनी चाहिए, तो दोनों में यहाँ पे क्या है, 1। तो एचसीएफ ऐसी संख्याओं का क्या होगा, 1 एचसीएफ होगा, महत्तम अगर हिंदी में कहें तो। द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो इन अदर वर्ड्स, द एचसीएफ between co-prime numbers is 1, ठीक है बच्चों। तो इनका एचसीएफ, किनका, को प्राइम नंबर्स का या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। और ये हम ऊपर देख चुके हैं दोनों एग्जाम्पल में, मैंने सर्कल भी किया हुआ है, आप एक बार ध्यान से देखिए उसको। तो अब मैं जो है वो जो कंक्लूजन है उसको लिखना चाहूंगा एक बार। जो कंक्लूजन अभी हम जिस पे पहुंचे थे, उस कंक्लूजन को एक बार लिख देते हैं बच्चों। तो कंक्लूजन ये था कि एनी टू consecutive numbers are always co-prime, are always
को प्राइम, तो ये आपको याद रखना है, आर ऑलवेज को प्राइम। मतलब इसमें आपको फैक्टर्स करके देखने की जरूरत नहीं है, और फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले लास्ट क्लास में। तो बच्चों इसमें ये कंक्लूजन हम पहुंचे हैं इस पे, ये आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको कुछ भी फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ और एग्जांपल्स लेके मैं आपको दिखाता हूं। तो कुछ सम मोर एग्जांपल्स देखते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। यस, चलिए, तो अब मैं आपके सामने दो नंबर ले रहा हूं, देखना आप प्यारे बच्चों, 3 और 7। तो इसके मैं एक बार अगर फैक्टर करूं तो क्या हो गया, 1 और 3, इसके हो गए 1 और 7। तो देखो यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, वो भी खुद 1 है। या फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 5 और 11 मैंने ले लिया यहाँ पे, तो 1 और 5 फैक्टर्स हो गए, 1 और 11 फैक्टर्स हो गए इधर। तो बच्चों देखो इसमें भी केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, वो भी 1 है। तो इसी प्रकार के अगर मैं देखिए और भी नंबर्स ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने ले लिया यहाँ पे 2, 13, और चलिए एक नंबर और यहाँ पे ले लेते हैं, और मैंने ले लिया फिर एक 17। देखो बच्चों, तो 2 के फैक्टर्स हैं 1, 2, और 13 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 और 13। 17 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1 और 17। तो बच्चों देखो यहाँ पे भी केवल एक ही फैक्टर कॉमन है तीनों संख्याओं में। ओनली वन फैक्टर इज कॉमन इन ऑल दीज थ्री नंबर्स, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 1। तो देखो ये सारे के सारे को प्राइम है, ठीक है, ये सारे के सारे को प्राइम है, क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने नंबर्स लिए हैं, अगर आपको याद आ रहा हो लास्ट क्लास से, प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनमें केवल एक ही फैक्टर कॉमन नहीं होता, उसमें दो फैक्टर्स कॉमन होते हैं, ठीक है ना। दो फैक्टर्स केवल केवल वे ही नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिनमें केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कॉमन के बारे में नहीं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल नंबर्स के बारे में अगर बात करें प्राइम नंबर्स की, तो वहां पे इंडिविजुअल नंबर्स दे के हम पूछ सकते हैं कि भाई बताइए कोई भी नंबर, जैसे 1013 हमने कल क्लास में किया था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 1013 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, केवल दो फैक्टर्स होते हैं उसके, ठीक है, एक तो 1 और एक खुद नंबर। तो बच्चों ये जो मैंने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 3, 7, 5, 11, 2, 13, 17, ये सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन सबके देखिए आप दो दो फैक्टर्स हैं, केवल दो दो फैक्टर्स है ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो इस सारे के सारे मैंने जो नंबर्स लिए हैं जानबूझ के लिए हैं प्राइम नंबर्स, ये बताने के लिए कि दो प्राइम नंबर्स हो या दो से ज्यादा हो, वे सारे के सारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ये ध्यान रखना है भाई। प्राइम नंबर्स में दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के, ठीक है, एक तो 1 और एक खुद नंबर। तो यहां पे सब में देखो 1 1 1 1 सब में कॉमन है यहाँ पे, लेकिन नंबर्स तो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वे सारे के सारे को प्राइम होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एनी टू और मोर प्राइम नंबर्स, देखना बच्चों, एनी टू और मोर प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो दो प्राइम नंबर हो आपके पास या 200 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैक्टर सब में एक ही कॉमन रहेगा, वो भी खुद 1 होगा। तो इसलिए दो हो या दो से अधिक प्राइम नंबर्स,
वे हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे। इनमें भी आपको कुछ भी फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं तो आप आसानी से बिना फैक्टराइज किए बता सकते हैं कि जो दिए हुए नंबर्स हैं वे को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अब इनके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, ये तो हमारे ऐसे हो गए एग्जांपल्स कि जिनमें हमें फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो साथ में एक बार देखते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया 12 और 17। अब देखिए 12 के फैक्टर देखते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, और 17 के 1 और 17। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे एक लिया है प्राइम नंबर और एक है हमारा कंपोजिट नंबर, लेकिन ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें केवल एक ही फैक्टर कॉमन है। तो 12 और 17 भी क्या हो गए, को प्राइम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों कंपोजिट लेके देखते हैं। कंपोजिट देखते हैं जरा, जैसे मैंने ले लिया 15 और 22। कंपोजिट नंबर आपको पता है, जैसे प्राइम के केवल दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के दो से अधिक, मोर देन टू फैक्टर्स। तो 15 के हो गए 1 3 5 15 और 22 के हो गए बच्चों 1 2 11 22। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, केवल एक ही फैक्टर कॉमन है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कंपोजिट ले रहे हैं या प्राइम ले रहे हैं या फिर दोनों कंपोजिट ले रहे हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने फैक्टर्स कॉमन है। तो अगर सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो भी खुद 1 है, तो वे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो बच्चों अब कुछ दो पॉइंट्स इसमें और भी मैं इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहता हूं। तो ये दो पॉइंट्स हैं कि अगर आप इनका एलसीएम लेंगे को प्राइम नंबर्स का, को प्राइम नंबर्स का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होता है खुद जो भी नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के बराबर, है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि जो एलसीएम है लघुत्तम, है ना, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। उन नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उनका एलसीएम मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की यहां पे, तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 11, तो वैसे भी 10 और 11 क्या है, कंजिक्यूटिव है, तो ये कोप्राइम तो है ही, तो इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों इनका प्रोडक्ट के बराबर। मतलब 10 गुना 11 कर देंगे अगर आप, if you multiply 10 and 11 you will get 110, and this is the LCM of 10 and 11 which are co-prime numbers। तो एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम उनके प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाता है, एलसीएम उनके प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। एचसीएफ हम देख चुके हैं कि इनका जो एचसीएफ होता है को-प्राइम नंबर्स का, वो हमेशा 1 होता है। ये हमने देख चुके हैं। देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ ये लिखा है मैंने, देखिए बच्चों मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एचसीएफ बिटवीन को प्राइम नंबर्स इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम को भी देख लिया कि वे एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा उनका प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स है हमारे, नेक्स्ट टाइप है हमारे परफेक्ट नंबर्स। तो बच्चों परफेक्ट नंबर्स से एक बार देख लेते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट दूर कर दूं कि परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं,
परफेक्ट स्क्वायर देखिए कैसे होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अगर मैं यहाँ पे साइड में लिखना चाहूँ परफेक्ट स्क्वायर, तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर देखिए ये होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर मैंने 1 लिख दिया, 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया, 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया, 4 का स्क्वायर मैंने 16 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 6 स्क्वायर 36 हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया, 8 स्क्वायर 64 हो गया, 9 स्क्वायर 81 हो गया और 10 स्क्वायर यहाँ पे 100 हो गया। तो ये होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 इस प्रकार के जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। लेकिन परफेक्ट नंबर की एक अपनी अलग पहचान है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं पहले एक बार लिख देता हूं, फिर उसको डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेंगे। देखिए आप कह रहे हैं कि इफ the sum of the reciprocal, if the sum of the reciprocal of all the factors of a number is equal to 2, then the number is called a perfect number. So my dear students, the definition says first we will factorize the number and we will find all the factors of the given number, and if we take the sum of their reciprocal, मतलब अगर उनका उल्टा कर दे, जितने भी फैक्टर्स है उनको उल्टा करके और उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनका सबका जो सम है वो 2 अगर आएगा तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चेक करते हैं 6 के बारे में, है ना। तो 6 के बारे में एक बार चेक करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, है ना। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3, 6। ठीक है बच्चों, अब इसके सम ऑफ द रेसिप्रोकल, है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, है ना, ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6। तो ये यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको, देखिएगा। तो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, तो इनका रेसिप्रोकल 1 का तो 1/1 हो गया, प्लस करेंगे हम 1/2। देखो बच्चों, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, फिर ऐड करेंगे हम 1/3, क्योंकि 3 का रेसिप्रोकल हो गया हमारा 1/3, फिर ऐड करेंगे 1/6, क्योंकि 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/6। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम इनका, तो एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा बच्चों। तो 6 यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर हम ऐड करेंगे 6 + 3 + 2 + 1। तो बच्चों देखो, ये आ गया हमारा 6 + 3 ऐड करेंगे जब, और +2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 और 6। तो बच्चों देखो, ये आ गया हमारा 2। तो रेसिप्रोकल जो भी फैक्टर्स थे उनका हमने रेसिप्रोकल का सम अभी हमने निकाला है और वो आया है 2 आपके सामने। तो इसका मतलब 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर 6 इज ए परफेक्ट नंबर। तो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, मान लेते हैं 28 ले लेते हैं। तो 28 इसके हम एक बार फैक्टर्स देखते हैं।
इसके फैक्टर्स देख लेते हैं 28 के। कौन कौन से होंगे बच्चों? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28। तो अब एक बार इसका सम देख लेते हैं, रेसिप्रोकल इनका लेते हैं, इनका इनका सम फाइंड करते हैं एक बार। चलिए, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो बच्चों सम ऑफ रेसिप्रोकल ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस, ठीक है। यहाँ पे 1/28। तो बच्चों देखो, जब आप इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 28। तो सबको ऐड करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 प्लस 14 एलसीएम हमने ले लिया है, प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1। तो बच्चों देखो ये आया हमारा, जब ऊपर हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे सबको, ये हो जाएगा 56। तो 56/28 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28 वी हैव फाउंड हियर इज 2। सो वी कैन से दैट 28 इज ए परफेक्ट नंबर। मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर 28 इज ए 28 इज ए परफेक्ट नंबर। तो इस प्रकार से हम परफेक्ट नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको सबसे पहले उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं लास्ट सेशन में। तो सारे फैक्टर्स निकाल के फिर उनका रेसिप्रोकल का सम आपको फाइंड करना है, और अगर वो सम जो है वो 2 के बराबर अगर आ जाता है तो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा इसमें और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, काफी नाम आपने सुना होगा उसका, आर डी रामानुजन। आर डी रामानुजन नंबर। तो प्यारे बच्चों, तो हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्डी शब्द कहाँ से आया। एक्चुअली ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए हैं एक, जीएच हार्डी, और हमारे देश के बहुत ही महान गणितज्ञ हुए हैं श्रीनिवास रामानुजन। तो इन दोनों के नाम के आधार पे ही ये टाइप ऑफ नंबर्स अस्तित्व में आए हैं। तो जो श्रीनिवास रामानुजन थे वे बहुत ही बड़े, बहुत ही महान गणितज्ञ थे हमारे देश के, इंडिया के। तो उनको जो है, ये लगभग 1914 के आसपास की बात है, उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बुलाया गया था प्रोफेसर जीएच हार्डी के द्वारा। तो क्योंकि बहुत ही कम उम्र में श्रीनिवास रामानुजन ने बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी थी जो सोल्व कर ली थी, और खुद बहुत सारी नई नई थ्योरम्स भी उन्होंने डेवलप कर ली थी मैथ्स में। तो जब इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में प्रोफेसर जीएच हार्डी को पता चला तो उन्होंने इनवाइट किया और ये गए वहां पे। तो उसी दौरान कुछ ऐसा एक घटना घटित हुई थी कि जो प्रोफेसर साहब थे जीएच हार्डी, वे उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे कहीं पे। तो टैक्सी एक आई थी, तो टैक्सी पे जो नंबर लिखा था उसको देख के जीएच हार्डी जो प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये टैक्सी जो है इसमें हम नहीं जाएंगे, हम दूसरी टैक्सी में जाएंगे, इसका नंबर तो बहुत ही अटपटा सा, बहुत ही अच्छा नंबर नहीं है इसका। तो तुरंत जो श्रीनिवास रामानुजन साथ में थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसा नहीं है, ये नंबर तो बहुत ही यूनिक है।
क्योंकि रामानुजन जी जो थे वो बहुत ही शार्प माइंडेड थे, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन वे कर लेते थे नंबर्स के बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये तो बड़ा ही प्यारा नंबर है, बहुत ही यूनिक नंबर है। तो उन्होंने बताया कि कैसे। तो फिर मैं सबसे पहले तो बता दूं, वो नंबर था टैक्सी का 1729, 1729। ठीक है। तो 1729 ये जो नंबर है, इसकी क्या खासियत है, इसको हम देखिए दो नंबर्स के क्यूब की फॉर्म में, दो नंबर्स के क्यूब के सम की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं दो तरीके से। दो नंबर्स के क्यूब के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं दो तरीके से। ये इस प्रकार के नंबर होते हैं प्यारे बच्चों। तो जो टैक्सी का जो नंबर था, देखिए वो भी एक क्या गजब का एक इत्तेफाक था, क्या गजब का एक कोइंसिडेंस था कि ऐसा हुआ कि वो टैक्सी आई और वहीं से ही इन नंबर्स का अस्तित्व दुनिया को पता चला। तो अब हम नंबर्स देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्यारे बच्चों। हार्डी रामानुजन नंबर्स, अ नंबर that can be expressed as the sum of the cubes of two numbers in two different ways। ठीक है बच्चों, वो नंबर जिसको हम लिख सकते हैं दो नंबर्स के क्यूब के सम की फॉर्म में दो तरीके से। तो जो टैक्सी का जो नंबर था बच्चों, वो था 1729। देखो, तो सबसे छोटा नंबर इस सीरीज का 1729 ही है, और यहीं से ही ये एग्जिस्टेंस में आए हैं नंबर। तो 1729 को एक तो हम लिख सकते हैं बच्चों 1728 प्लस 1, और 1728 जो है वो है 12 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है। तो एक तरीका तो देखो ये हो गया इस नंबर को लिखने का, और दूसरा दूसरा क्या होगा बच्चों, 1729 को मैंने लिख दिया 1000 प्लस 729। तो बच्चों 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 का क्यूब, और 729 को मैं क्या लिख सकता हूं 9 का क्यूब। तो ये होगा हमारा दूसरा तरीका। तो देखिए, जब किसी नंबर को हम दो नंबर्स के क्यूब के सम की फॉर्म में दो तरीके से अगर लिख सकते हैं, तो इस प्रकार के जो नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, हार्डी रामानुजन नंबर्स। तो इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन के बेसिस पे पूछा जा सकता है, या फिर पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। तो ये हमारा जो 1729 है बच्चों, ये है हमारे सीरीज का सबसे छोटा, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है, स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं स्कूल लेवल पे भी पूछा जा सकता है, सी सेट में भी पूछा जा सकता है आपके। तो ये हो गए हमारे, देखो बेसिक जो नंबर्स हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स है, जो कि एकेडमिक लेवल पे जो बच्चे हैं, जैसे सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गए, RIMC सैनिक स्कूल, या फिर ओलंपियाड, या फिर NTSC, और यहां तक कि मैंने सी सेट UPSC में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं। जो हम अगला टाइप करने वाले हैं वो वहीं से ही मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, और उनका नाम है हमारा प्यारे बच्चों, जो नंबर्स है जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की है, तो मैं उनके बारे में एक बार बता दूं। मैं चर्चा कर रहा हूं फिर रोमन न्यूमरल्स के बारे में। जी हाँ, रोमन न्यूमरल्स।
रोमन न्यूमेरल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों हम। तो कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे पूछ लिया जाता है, आपको दे देगा हिंदू अरेबिक फॉर्म दे देगा, पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी द करेक्ट फॉर्म इन रोमन न्यूमेरल्स, है ना। रोमन न्यूमेरल्स में चार आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लेते हैं 786 आपको दे दिया, तो 786 को आप कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में, तो ये चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ सकता है। तो बच्चों देखते हैं जरा रोमन न्यूमेरल्स के बारे में एक बार। तो यहाँ पे हम रोमन न्यूमेरल्स को देखते हैं। रोमन न्यूमेरल्स, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स। तो रोमन न्यूमेरल्स एक बार देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने रोमन न्यूमेरल्स में 1 लिखा है, इसको हम आई कहते हैं। ये आई आई हो गया, आई आई आई। ये हमने 3 लिखा है, फिर ये मैंने लिखा आई वी, फिर मैंने लिखा वी, फिर मैंने लिखा वी आई, फिर मैंने लिखा वी आई आई, फिर वी आई आई आई। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, एक बार मैं ये लिख लेता हूँ जरा। फिर मैंने लिखा आई एक्स, फिर मैंने लिखा यहाँ पे एक्स। तो बच्चों जो रोमन न्यूमरल्स हैं एक्चुअली वे हम उनको लिखते हैं हम अल्फाबेट्स में, है ना। जैसे मैंने 1 को लिखा आई, 2 को मैंने लिखा आई आई, 3 को मैंने लिखा आई आई आई, 4 को मैंने लिखा आई वी, 5 को वी लिखा मैंने, 6 को वी आई लिखा, 7 को वी आई आई, 8 को मैंने वी आई आई आई, 9 को आई एक्स और 10 को मैंने एक्स लिखा। तो बच्चों मतलब रोमन न्यूमरल्स को हम किस में लिखते हैं, अल्फाबेट्स में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है these जो सिंबल्स हैं डिनोट्स, इनके नीचे मैं लिखता हूँ 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं 1 से लेकर 10 तक के। और नीचे जो मैंने लिखे हैं ये है हमारे हिंदू अरेबिक फॉर्म, है ना, ये वाले। तो ये है बच्चों, इनको कहते हैं हम हिंदू अरेबिक। ठीक है, तो आगे अगर हम लिखना चाहें, अगर मैं बात 11 की करूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि दिस इज फॉलोड बाय एक्स आई फॉर 11। देखिएगा बच्चों, एक्स आई आई फॉर 12। ठीक है, तो ऐसे मतलब हम इनको लिखते चले जाएंगे। टिल एक्स एक्स फॉर 20। देखिए एक्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 20। तो अब हम आगे चलते हैं, हम कुछ और भी रोमन न्यूमरल्स देखते हैं जरा। सम मोर रोमन न्यूमरल्स, कुछ और रोमन न्यूमरल्स भी देखते हैं प्यारे बच्चों। ओके, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले आई,
फिर मैंने लिखा V, फिर मैंने लिखा X, देन L, फिर C, फिर D, और फिर मैंने लिखा M। ठीक है बच्चों, अब I को हम लिखते हैं 1, ठीक है। V को लिखते हैं हम 5, X को लिखते हैं 10, L को लिखते हैं 50, C को लिखते हैं 100, D को लिखते हैं 500, M को लिखते हैं हम 1000। ठीक है, M को क्या लिखेंगे 1000। तो ये हमारे अल्फाबेट्स हैं IVXLCDM, और ये रोमन न्यूमरल्स में हो गए। और अगर इनको हम हिंदू अरेबिक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा I के लिए 1, V के लिए 5, X के लिए 10, L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500, M के लिए 1000। ठीक है, अब कुछ रूल्स इनको लिखने के होते हैं प्यारे बच्चों, तो रूल्स भी एक बार जान लेते हैं कौन से रूल्स हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारे रूल्स। इनके लिखने के प्यारे बच्चों कुछ रूल्स हैं, उसी रूल्स के हिसाब से हम इनको लिख सकते हैं। बिना रूल्स के अगर हम इनको करेंगे तो हम गलती कर देंगे। तो द रूल्स फॉर द सिस्टम है ना, द रूल्स फॉर द सिस्टम आर, सो देखते हैं जरा क्या रूल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ए, रूल ए है हमारा, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, if a symbol is repeated, its value is added। ठीक है, its value is added as many times as it occurs। अगर कोई सिंबल रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, जितनी बार भी वो वहां पे लिखा गया है उतनी बार ही क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ एक आपको बताने के लिए। जैसे मैंने आई को 2 बार लिखा और हमें पता है आई क्या है 1, आई क्या होगा 1 + 1 है ना, इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर मैंने लिखा x और x 2 बार, तो ये भी ऐड होके क्या हो जाएगा, 10 + 10 क्या बन गया 20। और अगर मैं x x x 3 बार लिख दूंगा तो 3 बार ऐड हो जाएगा 10, तो बन जाएगा हमारा 30। तो ये हमारा पहला रूल है कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट कर रहा है तो जितनी बार रिपीट करेगा उतनी बार उसको हम ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि अ सिंबल is not repeated, a symbol is not repeated more than more than 3 times, more than 3 times, but the symbols V, L and D are never repeated। देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे कि एक सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। कि अगर हमें 40 लिखना है तो हम x x x को 4 बार नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, हम x x x x जो है 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, और VLD तो रिपीट होते ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो एक ही बार लिखे जाएंगे। ठीक है, VLD जो है सिर्फ एक बार इनको आप लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते। V भी नहीं लिख सकते,
एल एल नहीं लिख सकते, डी डी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसके अलावा जो है उनको हम रिपीट कर सकते हैं इन वी एल डी को छोड़ के। वी मतलब क्या है, वी है 5, एल है 50 और डी है 500, ठीक है। 5, 50, 500 को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम, अगर मैं यूं कहूं कि भाई 40 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स 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 एक्स, तो बिल्कुल गलत, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है ऐसे। या फिर मैं कहूं कि भाई 10 को क्या मैं वी वी लिख सकता हूं क्या, ये बिल्कुल गलत, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैंने जो एक्स 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 करके दिखाया, इसका मतलब है कि 4 बार जो रिपीट होते हैं उनको 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, 3 बार से ज्यादा रिपीट होगा ही नहीं जो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और जो रिपीट नहीं हो सकते उनको तो 2 बार भी नहीं लिख सकते, जैसे कि वीएलडी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट रूल है हमारा सी। तो वो कहता है कि इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the right of a symbol of greater value, तो क्या होगा, its value gets its value gets added to the value of greater symbol। भाई कह रहा है कि अगर कोई छोटी संख्या है, अगर छोटी वैल्यू का कोई सिंबल है, अगर उसको हम बड़ी वैल्यू के सिंबल के सीधे हाथ पे रख देंगे, मतलब राइट साइड पे अगर रख देंगे, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा v और v के आगे मैंने लिखा i, देखो v क्या है 5 और i क्या है 1, तो मैंने v के आगे i को लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब 5 + 1 बन जाएगा 6, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर मैंने लिखा एक्स आई आई, तो एक्स है हमारा 10 और आई आई का मतलब है 2, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 12, देखो ऐड हो गया, है ना। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एल एक्स और वी, तो एल है हमारा क्या 50, एक्स क्या है 10 और वी क्या है 5, तो क्या बन गया 65। तो इस प्रकार से अगर बड़ी वैल्यू का कोई सिंबल है, उसके राइट हैंड साइड पे अगर हमने छोटी वैल्यू का कोई सिंबल रख दिया तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट रूल चलते हैं, एक बार नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये है हमारा डी। तो इसमें कहता है कि इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the left, इस बार क्या लिख दिया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू its value is subtracted, its value is subtracted from the value of the greater symbol। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेफ्ट साइड में आपने लिख दिया है किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में आपने कोई छोटे सिंबल को अगर आपने लिख दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा उसमें से। कहने का मतलब अगर मैंने लिखा देखो v
तो v के अगर मैंने लेफ्ट साइड में i को लिख दिया तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने x लिखा और उसके लेफ्ट साइड में i को मैंने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 9। या फिर मैंने लिख दिया XL, तो XL बच्चों क्या है, ये मैंने L क्या है 50, 50 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 को, क्योंकि X हमारा छोटी वैल्यू का सिंबल है और वो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है L के, और L क्या है, बड़ी वैल्यू का सिंबल है, तो इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 40। या फिर मैंने लिख दिया XC, ठीक है, X हमारा 10 है और C हमारा 100, तो C के लेफ्ट साइड में लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 100 माइनस 10, जो कि हो जाएगा हमारा 90। तो ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 4 रूल। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, एक बार नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ई, रूल है कौन सा, ई। यस, कह रहा है कि जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स कौन कौन से, वी एल एंड डी आर नेवर रिटन टू दी लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो जो VLD है वो कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाएंगे, किसी भी ग्रेटर वैल्यू के जो सिंबल होगा उसके लेफ्ट में कभी नहीं लिखेंगे। मतलब कहने का ये है कि VL एंड D लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे, मतलब क्या, मतलब उनको कभी भी हम घटा नहीं सकते। तो VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, तो इनको कभी नहीं घटा सकते हम। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट और भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सिंबल आई है, जो सिंबल आई है हमारा, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। तो I को केवल हम V और X के ही लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, उन्हीं में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी किसी के लेफ्ट में हम इसको नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, I को केवल हम V और X के लेफ्ट में ही लिख सकते हैं और किसी के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ना L के लिख सकते, ना D के लिख सकते, ठीक है, ना C के लिख सकते, ना M के लिख सकते, ध्यान रखना, केवल V और X। फिर एक छोटा सा पॉइंट और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कि सिंबल X can be subtracted from L, M and C, from L, M and C only। ठीक है ना, तो L, M और C, L मतलब 50, M मतलब 1000, C मतलब 100, तो X को केवल हम, ये जो 3 हमारे सिंबल है, ठीक है, याद रखने का तरीका आप ये हो सकता है LCM करके, ठीक है ना, LCM, तो X को केवल हम LCM में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी और किसी से हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने ये रूल्स देख लिए हैं, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है, बड़े ध्यान से समझना है, और फिर प्रैक्टिस भी हम करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ रोमन न्यूमरल्स के। मैं रोमन न्यूमरल्स जो थे वो, जो रोम साम्राज्य था बहुत पहले,
हालांकि आज तो इटली की राजधानी है रोम, लेकिन उस समय रोमन एम्पायर बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। तो उन्होंने अपना ही एक ये जो नंबर सिस्टम जो डेवलप किया था उन्होंने अल्फाबेट्स को लेके, तो बड़ा ही यूनिक इनका सिस्टम था। अल्फाबेट्स से ही ये लिखते थे जो भी नंबर्स थे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, few examples based on the rules। जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 हो गया हमारा आई, 2 हो गया आई, 3 हो गया आई, 4 हो गया हमारा आई वी, 5 हो गया प्यारे बच्चों वी, 6 हो जाएगा हमारा वी आई, 7 हो जाएगा वी आई, 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों वी आई, 9 हो जाएगा हमारा आई एक्स, और प्यारे बच्चों 10 हो गया हमारा एक्स, 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स एक्स, 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स एक्स एक्स, 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स एल। देखो एक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया है, तो 50 हो जाएगा प्यारे बच्चों एल, 60 हो जाएगा एल एक्स, अगर मैं 70 की बात करूं तो एल एक्स एक्स, और 80 को अगर लिखेंगे तो एल एक्स एक्स एक्स, और अगर 90 को लिखेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा एक्स सी, और बाकी तो आपको पता ही है 100 क्या होता है सी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आज इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने जो नंबर्स के जो टाइप्स थे सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट सेशन से जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस लेंगे, और वे क्वेश्चंस हमारे कैट के भी होंगे, यूपीएससी सीसेट, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, जहां जहां भी हमारे जो नंबर्स की डेफिनेशंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे सारे एग्जांपल्स हम लेंगे यहाँ पे। और अगला जो सेशन रहेगा हमारा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। जो एप्लीकेशन है हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा है, भाई उनको हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन था नंबर सिस्टम में वो हमने कंप्लीट कर लिया है प्यारे बच्चों। तो अगले सेशन में हम करने वाले हैं खूब सारी प्रैक्टिस, तो आप प्लीज रिवाइज कर लेना ताकि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज डू रिवाइज। थैंक यू सो मच।